जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके हिंदी का क्लास। इससे पहले वाला था आपका जीके जीएस वाला, ठीक है, और ये था उसका होमवर्क। पूछे थे आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी। यहाँ पर 4 वर्षों तक चला था ना। आप सभी को पता होगा 1914 से स्टार्टिंग होता है प्रथम विश्व युद्ध और कब तक चलता है 1918 तक, है ना। कई बार ये बोल चुके हैं, बता चुके हैं, अब तक तो याद हो गया होगा आप सभी को, है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, यही उसका तत्कालिक कारण भी होता है। सही जवाब देने वाले में से है दृष्टि, हसन, अडीबा, उसके बाद तुलसी, निखिल, सोनम, रिया, रोशनी, काजल, रीमा। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी लोग का नाम भी ले लिए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लगाना शुरू कीजिए। देखिए कह रहा है कि वाक्य को सही क्रम में लिखिए, मतलब कौन सा वाक्य पहले आएगा कौन सा उसके बाद आएगा, इस प्रकार से आपको दिखाना है। देखते हैं क्या कह रहा है कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। दिमाग लगाइए पहले क्या हो सकता है, तो घंटी पहले बज सकता है ना, कि घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, है ना, तो 3 पहले होगा। अच्छा 3 देखते हैं किस किस ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा ओनली ए में दे रखा है। अब तो आपका आंसर निकल ही गया होगा, है ना, कि सर सबसे पहले जब ए दे रखा है तो यही वाला हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी उसके बाद फिर क्या हो सकता है। घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, फिर अगला यहाँ पर चौथा कह रहा है कि सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, ठीक है। फिर दूसरा कहता है फिर अध्यापक के आते ही, यानी क्लासरूम में आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया, है ना, तो इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में तो कैसे हम लोग करते थे, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर अध्यापक के आते ही सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते थे और तब जाकर के अध्यापक को प्रणाम या फिर गुड मॉर्निंग सर ऐसा बोला करते थे, है ना। आप लोग क्या करते थे ये बताइएगा, ठीक है ना। तो ये तो है रियल वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बिल्कुल सटीक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है, इस वाक्य को भूतकाल में बदलिए। अच्छा कहता है अभ्यास करती है, यानी ये वर्तमान की बात कर रहा है, इसको भूतकाल में बदलना है। भविष्य की बात नहीं कर रहा है, भूतकाल, यानी आपको पीछे वाला जो है सेंटेंस में दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए करेगी कह रहा है ना, कि अंजलि रोज 2 घंटे अभ्यास करेगी, यानी तो भविष्य वाला बात। यहाँ पर कर रही है आ गया। अगला देखिएगा यहाँ पर भी क्या आ रहा है, किया करती है, तो ये भी है। जहाँ पर है आ गया समझ लीजिए वर्तमान की बात कर रहा है। करेगी गागेगी आ रहा है, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है। था थे थी में होता है क्या, कहिएगा सर ये होता है भूतकाल वाला। तो अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास किया करती थी या फिर अभ्यास करती थी, ये वाला हो जाएगा आपका भूतकाल। समझ गए, यानी कि पहले ये किया करती थी, था थे थी आएगा उसमें, वो भूतकाल होता है। समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मेरे भाई कह रहे कि वह जल्दी जल्दी कपड़े धोता है, वाक्य में जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। जल्दी जल्दी, तो देखिए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल। रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब समझ रहे हैं, रीतिवाचक कार्य के होने की रीति या तरीके का बोध कराता है ना। कार्य के होने के तरीके के, कार्य जल्दी जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, तो रीतिवाचक होगा करेक्ट आंसर। रीति का मतलब होता है तरीका, है ना, तो जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है या कैसा हो रहा है, तरीका ही तो दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे। कहता है कि भाई अनुदान का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। अनुदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अनुदान को ग्रांट बोला जाता है ना, ग्रांट। अनुदान माने ग्रांट। करेक्ट आंसर डी होगा। इसका मतलब ही जान लीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या हो गया, कहिएगा सर मरम्मत, है ना, मरम्मत। अगला क्या है, इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या बोलिएगा, क्षतिपूर्ति। इंडेमिनिटी मतलब भी क्षतिपूर्ति होता है, या फिर कॉम्पेंसेशन मतलब भी क्षतिपूर्ति ही होता है, ठीक है। यदि कॉम्पेंसेशन भी रहता तो यही लगाना है, क्षतिपूर्ति। इसके अलावा अबेयंस का मतलब क्या हो गया, कहिएगा सर अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा, ठहराव या फिर रुकावट बोल सकते हैं ना, ठहराव या रुकावट भी लिख सकते हैं। तो अबेयंस का मतलब ये हो गया। बाकी अनुदान का इंग्लिश रूप क्या हो जाएगा, ग्रांट, ये ध्यान रखिएगा। आए अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई रो रहा है, वाक्य में कोई शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है, कोई कौन सा सर्वनाम है। तो भाई ध्यान रखिएगा, कोई देखिए पुरुषवाचक कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है तब तो पुरुषवाचक बोलेंगे। प्रश्न जब कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता हो या फिर कोई प्रश्न पूछ रहा हो, वहां पर प्रश्नवाचक होगा। संबंध किसी से यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है,
कोई क्या हो जाएगा, इसमें कोई जो कह रहा है मेरे भाई अनिश्चय की बात हो रहा है, किसके बारे में बोल रहा है पता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। क्या मुहावरा दे रखा है मेरे भाई, कीचड़ उछालना, इसका मतलब बताना है। कीचड़ उछालना, कीचड़ में खेलना नहीं, कीचड़ में पैर रखना ये भी नहीं, कीचड़ वाला तो होगा ही नहीं, कीचड़ में फंस जाना ये भी नहीं होगा। जहाँ पर कीचड़ ये होगा नहीं, इसका अलग अर्थ निकलता है। कहिएगा सर कीचड़ उछालना मतलब कि कलंकित कर देना, है ना, कलंकित करना है ना, या फिर इज्जत नीलाम कर देना, कुछ इस प्रकार से। किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, है ना। तो ये कहने का मतलब यही है कि किसी को कलंकित नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, भाव को समझ रहे होंगे सभी लोग, है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए भाई। क्या से क्या हो जाना, बताइएगा यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा। क्या से क्या हो जाना, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मर जाना नहीं होगा, स्थिति बदल जाना, हाँ ये सही है, ठीक है। क्या से क्या हो जाना मतलब कि स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ना नहीं होगा और कार्य समाप्त होना भी नहीं होगा। सटीक जो होगा ना, सबसे ज़्यादा बी यहाँ पर सटीक वाला होगा। तो क्या से क्या हो जाना मतलब स्थिति बदल जाना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि किस विकल्प का परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, यानी तीन तो इसमें सही सही सुमेलित है लेकिन एक नहीं है, वो अलग दे रखा है, पकड़ना है वही कि कौन सा अलग है। तो देखिए सेंटेंस मॉडिफिकेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, ये सारी जो न्यायिक क्रियाएं होती है ना अदालत में, उससे संबंधित ये सारे शब्द हैं। तो सेंटेंस मॉडिफिकेशन का मतलब कोई सजा में संशोधन, जो सजा दे दिया जाता है उसमें यदि कोई त्रुटि होता है उसमें जो संशोधन किया जाता है उसी को कहता है सेंटेंस मॉडिफिकेशन, यानी सजा में संशोधन। अगला कहता है सेंटेंस रिव्यू, यानी कि पहले देखना, कोई भी सजा में कोई दिक्कत हुआ है या उसमें सुधार करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले उसको रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि क्या सुधार करना है। तो वही जो देखा जाता है उसको कहता है सजा की समीक्षा करना, यानी कि सेंटेंस रिव्यू। उसके बाद फिर ये होना मतलब कि अगर दिखाए क्रियात्मक रूप से कौन सा पहले होगा तो पहले यही होगा, फिर यही होगा, लेकिन मतलब यहाँ पर सही दे रखा है। अगला कहता है कि सीरियस जुवेनिल ऑफेंडर, इसका मतलब क्या हो गया भाई, गंभीर किशोर अपराधी। सीरियस जुवेनिल ऑफेंडर, ऑफेंडर आ गया मतलब अपराधी, और यहाँ पर सेम दे रखा है देखिए, सीरियस जुवेनिल ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, तो भाई ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो इसका मतलब होना था गंभीर किशोर अपराध। यहाँ पर क्या होता है, गंभीर ये वाला हो जाता है ना, गंभीर, इसके अलावा किशोर, किशोर और फिर अपराध बोलते ये वाला अपराध, यानी कि ऑफेंस मतलब अपराध हो गया और ऑफेंडर मतलब अपराधी हो गया। तो ये वाला सटीक होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है अपराध कानून, तो वही पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यही डी वाला नहीं है। अपराध कानून का इंग्लिश रूप होता है क्रिमिनल लॉ, लॉ माने कानून होता है, अपराध कानून माने क्रिमिनल लॉ, समझ रहे हैं। तो सटीक आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुमेलित यही वाला नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अच्छा यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि वाक्य को सही क्रम में लिखिए। अच्छा ये कौवा और घड़ा वाला है ना, आप सभी लोग पढ़े होंगे ये कहानी, काफ़ी फेमस कहानी है ये, है ना। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, ये वाला। तो कह रहा है कि वाक्य को सही क्रम में दिखाना है भाई। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, नहीं ये तो लास्ट में होता है। एक कौवा को प्यास लगी, ये सही है, पहले यही होना था, है ना, यही वाला होगा भी। और अगला कहता है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, ठीक है। एक कौवा प्यासा था, तो ये वाला ठीक है, कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी नीचे था, लेकिन उसने बगीचे में उसने घड़ा देखा, यानी पहले लग रहा है कि सर दो होगा, उसके बाद सर चौथा होगा, उसके बाद घड़े में पानी नीचे देखा और तब जा करके वो कंकड़ डालने लगा, यानी कि उसके बाद सर ये तीसरा। तो दूसरा चौथा तीसरा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में ही दे रखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे भाई ए वाला हो जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष वार्ता, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कह रहा है इसमें बदलिए, इनडायरेक्ट में बदलना है। अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। चलिए बदलिए। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी वाला सही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सर आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर सी में भी हो रहा होगा, अर्थ दोनों का सेम ही निकलता है। अच्छा डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जैसे एक आदमी है और सामने वाला आदमी उसको कह रहा है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, मतलब क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट सुन रहा है जो कह रहा है और सामने वाला सीधा सुन रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो सीधा नहीं सुन रहा है, किसी के द्वारा उसके कान के पास वो आवाज़ गया कि भाई फलाने आदमी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है या तुमको ऐसा करने के लिए कहा है,
समझ रहे हैं, या तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं कहा गया, किसी के द्वारा उसके पास ये आवाज़ गया, तो उसी को कहा जाता है क्या, कहेगा सर इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये समझ गए। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, अध्यापक ने छात्रों को फुटबॉल लेकर मैदान में जाने का आदेश दिया, तो ये भी सही है, आदेश दिया, सबको दिया, किसी एक को डायरेक्टली तो नहीं दिया। अच्छा, अगला कहता है कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं, मतलब ये भी लग रहा है कि सर आदेश ही दे रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर सस्पिशन यही दोनों में हो रहा होगा। देखिए इसको क्लियर कैसे करिएगा, समझिएगा भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट से यदि डायरेक्ट में जाना है तो ये नियम है, इनडायरेक्ट का नियम है। यहाँ पर देखिए अध्यापक ने छात्रों से कहा कि, यहाँ पर की लगा सकते हैं, कहिएगा हाँ सर की लगा सकते हैं। तो अध्यापक ने छात्रों से कहा कि फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। अब इसको डायरेक्ट का मतलब है कि की जब हटेगा तो इसके लिए एक शब्द आता है, क्या तो कहिएगा सर को या फिर के लिए, को या फिर के लिए, ये वाला शब्द आना चाहिए जब इसको हटाएंगे तो देखते हैं कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दे रखा है की, यानी इनडायरेक्ट की को ही यहाँ पर रख दिया गया, इसलिए ये वाला होगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए की रख दिया गया ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, आपको सस्पिशन था इसमें। और यहाँ पर भी देखिए की दे रखा है, को देखिए कहाँ पर है, कहिएगा सर ऑप्शन बी में दे रखा है। अभी यहाँ पर भी आदेश दिया रहा है, यहाँ पर भी आदेश दे रहा है, लेकिन शब्द यहाँ पर को या फिर के लिए दे रखा है, इसलिए ये वाला सटीक आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे ना। तो एग्जाम में इस तरह से हड़बड़ नहीं करना है, आराम से पढ़िए फिर जवाब दीजिए जो लंबा क्वेश्चन हो। समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और सवाल को थोड़ा सा और आपका बड़ा कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो, जो पहले पढ़ा ना हो। देखिए इस सवाल को एक तरीके से और पूछा जाता है, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपठित बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पहले पढ़ा ना हो उसको अनपढ़ नहीं लिख दीजिएगा। अनपढ़ किसको कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये बात करता है कि अनपढ़ व्यक्ति, मतलब समझ रहे। और जो पढ़ा ना गया हो ये किसी ग्रंथ या किसी किताब, किसी पुस्तक की बात करता है कि भाई इस पुस्तक को हम नहीं पढ़े हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपठित पुस्तक। मतलब हम इसको पढ़े नहीं तो अपठित इसको बोल देंगे। समझ रहे हैं, ये किसी पुस्तक या कोई ग्रंथ लीजिए, जो लिखने वाला चीज़, जिसमें लिखा हुआ चीज़ है वो हम नहीं पढ़े तो उसी को हम कह देंगे क्या, ये अपठित है, मतलब इसको हम अभी नहीं पढ़े हैं। लेकिन अनपढ़ तो किसी व्यक्ति को दिखाता है ना कि भाई ये व्यक्ति अनपढ़ है या पुरुष अनपढ़ है। समझ रहे हैं ना। तो करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, मतलब कि जल्दीबाजी में गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं भाई, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द देखने से पता चलेगा सर कनिष्ठ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है। कनिष्ठ का शुद्ध रूप ये वाला हो जाएगा, ठीक। क नौ में हर्षिकर और आधा तालम सो वाला नहीं, मूर्धन सो वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठ हो जाएगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ। समझ रहेगा ना। ये हो जाता है तालम सो और इसको बोलते हैं मूर्धन सो, ये दन सो होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला आएगा, है ना, मूर्धन सो आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प वाला सो इसको बोलते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। सखी का साखी नहीं, सखी तो सेम रख दिया, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। हर्षिकर देखिए कर करने से बहुवचन का वो नहीं होता है, ठीक है। सखी का हो जाएगा सखियाँ, सखी का क्या हो जाएगा, सखियाँ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा ये लग रहा है गद्यांश वाला है ना। तो गद्यांश को हम लोग का रोल तो यही है भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम भी पेड़ की तरह धीरे पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे गद्यांश के अनुसार। अच्छा ये गद्यांश के अनुसार ही पूछ रहे, तो चलिए गद्यांश को थोड़ा देख लेते हैं। कहता है गद्यांश को पढ़िए और जवाब दीजिए। आइए, कहता है कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष कैसे हरे कैसे हैं। वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए, है ना, गुरु बन गए, यानी इसके बारे में ये जानने लगे। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं उनकी जड़ें जमीन में गहरी पहुंची हुई हैं। समझ रहे, यानी कि वृक्ष जो है गुरु के तौर पर इसको जो है बता रहा है या फिर गुरु के तौर पर काम कर रहा है, इसको उनसे शिक्षा मिल रही है। तो जो है गहरी पहुंची हुई है उनकी जड़ें, और आगे कहता है कि और वहाँ से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप दोनों की कृपा से यह सुंदर और क्या है, हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इस तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपस्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों के जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है ना।
तो देखिए सवाल आपका पूछ रहा है कि हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे, गद्यांश के अनुसार लेखक का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। अब पढ़ लिए पूरा गद्यांश, अब आपको अपने मन से यहाँ पर जवाब देना है। हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे, गद्यांश के अनुसार लेखक का क्या तात्पर्य है। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, हम भी पेड़ों की तरह मजबूत हो सकते हैं, हमारी आयु लंबी हो सकती है, या फिर अगला कहता है कि हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर देखिए मेरे भाई, सबसे सटीक जो होगा वो डी वाला होगा। हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जिस प्रकार की पेड़ भले ही धूप में खड़ा रहता है फिर भी हरा भरा रहता है, समझे ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुशासन है, वैदिक शिक्षा है, या यांत्रिक या वास्तुकला को बढ़ाना, या जीवन की व्यवस्था। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यानी भारत की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन की व्यवस्था को किस प्रकार से बनाए रखना है, किस प्रकार से बनाना है, समझ गए। प्राचीन काल में ये होता था कि वास्तुकला का बढ़ावा देना, इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था। लेकिन अभी भारत इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि अब जो है हमें जीवन की व्यवस्था को बनाने के लिए प्रेरणा हमें दी जाती है, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर आपको डी लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया। नाम याद रखिएगा बस, चरक और सुश्रुत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान। यानी कि चरक और सुश्रुत जो थे ये प्राचीन भारत के महान विद्वान थे, इनका संबंध चिकित्सा विज्ञान से। बस इतना याद रखिए ना कि चरक और सुश्रुत चिकित्सा विज्ञान से संबंधित व्यक्ति हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछ रहे हैं आपसे कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास की है, लेकिन उनकी किस कृति से लिया गया है ये कह रहा है। गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, या रामचरितमानस। देखने से ही पता चल रहा होगा सिय राममय, यानी कि यहाँ पर सीता और राम के बारे में कहा जा रहा है, तो सर ये रामचरितमानस से ही होना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर डी सही जवाब भी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है रामचरितमानस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि कहाँ पर है, बताइए। विहान कब आया, मात्रा में त्रुटि है, विराम चिन्ह में है, या फिर काल में है, या व्याकरण में है। भाई इसका करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहिएगा सर विराम चिन्ह में दिक्कत किया गया है यहाँ पर, है ना। विहान कब आया, कब क्या है, तो भाई ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो एक प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना था, ये वाला चिन्ह होना था प्रश्नवाचक, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्ह लगा दिया गया। तो त्रुटि किस में है, विराम चिन्ह में ही है। विराम चिन्ह ना होकर के वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना था, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कहिएगा सर देखते ही अब पता चलता है, यहाँ पर सा शब्द आया हुआ है, सा से सी, है ना, ये सब लिख लीजिए, सा से सी, ये सब शब्द जैसे ही दिख जाए आपको समझ लीजिए वहाँ पर मेरे भाई उपमा अलंकार है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें तो सस्पिशन अब होना ही नहीं चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द करा दिए ना आप सभी को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरे भाई। सदन, भवन, आलय, निकेतन, गृह, कुटीर। क्या होता है इसका लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए सदन, इसके अलावा भवन, सदन भवन, फिर आपका आलय होता है, आलय यहाँ पर दिया भी है आलय। इसके बाद निकेतन होता है, निकेतन, सदन भवन आलय निकेतन। फिर आपका गृह होता है, गृह। फिर आपका कुटीर भी इसी का मतलब होता है, कुटीर। तो सदन भवन आलय निकेतन गृह कुटीर, ये होता है किसका, घर का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर आलय बिल्कुल। अनल किसका होता है भाई, आग का होता है। वात मने हवा होता है, उरग मने सांप होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सबको ही बता दिए, बाकी घर का आलय हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा कि हार डैश मानूंगा, रार नहीं डैश। ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है और कह रहा है कि इस पंक्ति को आपको पूरा करना है। देखिए आप जब इसका मतलब समझ जाइएगा ना तो फिर आसान होगा आंसर निकालने में। रार का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या फिर ये कहें कि बहस कह लीजिए, झगड़ा या फिर बहस। तो वही कह रहा है कि हार, तो यहाँ पर नहीं तो आएगा ही, हार नहीं मानूंगा, तो नहीं वाला, ये वाला तो होगा नहीं, तो वाला होगा ही नहीं, या फिर ही वाला भी नहीं होगा, नहीं यहीं पर दे रखा है, तो बिल्कुल यही दोनों में से कोई होगा। अगला देखते हैं, हार नहीं मानूंगा और झगड़ा नहीं क्या हो जाएगा, चाहूँगा, या फिर बहस नहीं चाहूँगा या ठानूंगा। देखिए सटीक वाला होगा आपका मेरे भाई क्या, ठानना, ठीक है। सटीक वाला हो जाएगा ये वाला, ठानूंगा वाला, याद रहेगा। हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा।
माने कि मानूंगा ठानूंगा एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, तो यही वाला पद बनता भी है। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये चाहूंगा थोड़ा अलग लगता है सुनने में, तो सटीक जो होगा वो सी हो जाएगा और यही रियल भी है। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि कहाँ पर है यही आपको बताना है। दिमाग लगाइए, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। कहिएगा सर सही तो लग रहा है, गलती तो कहीं पर नहीं लग रहा है। मेरे भाई है गलती। देखिए मृत्यु दंड का मतलब होता है मौत की सजा। इसका मतलब क्या होता है, कहिएगा सर मौत की सजा, उसी को कहा जाता है मृत्यु दंड की सजा, यानी कि मौत की सजा। तो अगर हम ये बोलते हैं कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी, तो ये तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर कह दिया राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी है। सजा यहाँ पर नहीं आना है, क्योंकि इसका मतलब ही मौत की सजा हो रही है। सजा सजा फिर दो बार शब्द आ गया ना, समझे, तो यहीं पर त्रुटि हो रखा है। किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर सजा दी, यही वाला गलत है। अगर हम ये नहीं बोलते फिर भी सही था, समझे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए देख लेते हैं। कहता है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इनमें कौन सा रस है बताइए। आप सभी को करा चुके हैं, गलती नहीं करना है आपको। बिल्कुल, जो भी मेरे भाई यहाँ पर बी लगा रहे हैं श्रृंगार रस, आप बिल्कुल सही है मेरे भाई। मतलब प्रेम का भाव जहाँ पर उत्पन्न हो। मीराबाई जो थी, मीराबाई वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का भाव यहाँ पर दिखा रही है और कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना। तो यहाँ पर प्रेम का भाव दिखा रहा है और प्रेम के भाव में श्रृंगार रस होता है। और अगर कहा कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो भी श्रृंगार रस ही लगाइएगा। ये सवाल भी पूछा जाता है आपसे और पूछा गया पिछले साल कि रसों का राजा किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस, यानी यहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न हो। चलिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और रह गए, उन दोनों को देख लेते हैं। कहता है कि कनक कनकते सौगुनी मद कथा अधिकाय मादकता अधिकाय। कहता है कि इस दोहे में कनक का अर्थ क्या है, ये भी आपको बता चुके हैं। कनक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी। इसका एक कनक का मतलब हो रहा है यहाँ पर धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा। ये सारे सवाल करा चुके हैं आप सभी को, बस रिपीट इसलिए एक दो बार कर देते ताकि आप पिछले क्लास को भूल ना जाएं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई। तो जहर उगलना माने सम्मानजनक बात करना, बिल्कुल नहीं। और जहर खाना भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात कहना, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इजी था। और ये रहा आपका होमवर्क, इसको बताना है आपको कमेंट में। कहता है कि भाई आम खाया जाता है, यहाँ पर कौन सा वाची है, वाची बताइए। कर्तृवाची है, कर्मवाची है, भाववाची है, एक से अधिक विकल्प सही है। यहाँ पर आम खाया जाता है, आराम से सोच करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं बीके स्टडी कॉर्नर, उसी नाम से जो है टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाता है। और पिछला क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा। यदि नहीं देखें तो देखिएगा, सारे क्लास इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।